हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस टेस्ट में हम लोग जो 50 क्वेश्चन करने वाले हैं वो है हमारा 7वां टेस्ट का। और यदि आप इससे पहले वाले टेस्ट नहीं दिए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कृपया करके पहले वाले टेस्ट भी जा करके ज्वाइन कर लें। तो आइए हम लोग देखते हैं इस टेस्ट में। और ये जो टेस्ट है, लिंक ना भी मिले डिस्क्रिप्शन में तो आप कृपया प्ले लिस्ट खोल लें। प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा सारे टेस्ट एक जगह पे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका से संबंधित नहीं है। कह रहे कौन सा रेगिस्तान जो है वो उत्तरी अमेरिका से संबंधित नहीं है, मतलब कौन सा रेगिस्तान इसमें से उत्तरी अमेरिका में नहीं है। तो मोजावे, सोनोरान, आटाकामा और चिहुआहुआन। तो इसमें से आंसर जो होगा वो होगा हमारा उत्तर सी हो जाएगा। आटाकामा जो है वह उत्तरी अमेरिका में नहीं है। आटाकामा जो है वह चिली का एक दक्षिण अमेरिका में है, जो चिली के तट पे रेगिस्तानी पठार है ये आटाकामा। उत्तरी अमेरिका में जो 4 प्रमुख रेगिस्तान है उसमें से एक है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, और मोहावे, ठीक है, मोजावे या मोहावे, और श्रीवान, चिहुआन और सेरोनान। तो ये तीनों तो हैं ही, और एक है ग्रेट ब्रिटेन। तो ये 4 जो है वो उत्तरी अमेरिका में है, और आटाकामा जो है वह दक्षिणी अमेरिका में है, जो चिली के तट पर है, ठीक है, प्रशांत सागर के तट पर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि रोका किस देश में पालन की जाने वाली एक कृषि पद्धति है। रोका कौन सी? तो रोका कह रहा है किस देश में पालन की जाने वाली एक कृषि पद्धति है। ब्राज़ील, इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ए, ब्राज़ील। ब्राज़ील में जो है वो रोका कृषि जो है पद्धति चलती है। इसमें क्या किया जाता है कि स्लैश एंड बर्न कृषि को ही रोका कहा जाता है ब्राज़ील में। स्लैश एंड बर्न मतलब उसको छील करके और जला देना, ठीक है। और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहा जाता है। जो मध्य अमेरिका है वहाँ पे इसको मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मिल्पा। याद रखिएगा। इसे वेनेजुएला में जैसे कोनू को कहा जाता है, कोनू को वेनेजुएला में कोनू को कहा जाता है इसी कृषि पद्धति को। और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है इस कृषि पद्धति को। वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। तो आते हैं अब तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि मिलान करने वाला दिया हुआ है कि क्या प्रमुख जनजाति है और प्रमुख देश है। कह रहा है कौन सी जनजाति किस देश में रहती है। तो चकमा, चकमा जनजाति जो है वो रहती है बांग्लादेश में। तो ए का उत्तर हो जाएगा 4। और शेरपा, शेरपा जो जनजाति है वो रहती है नेपाल में। तो बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। और चिन, चिन जनजाति जो है वो रहती है म्यांमार में। तो इसका हो जाएगा 2। और पख्तून, पख्तून रहती है अफगानिस्तान में। तो इसका हो जाएगा 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो उत्तर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पे। तो चौथा प्रश्न कह रहा है कि विश्व में दूसरी सबसे गहरी गर्त कौन है। तो पहली गर्त तो मारियाना ट्रेंच, सबको पता है मारियाना गर्त। लेकिन दूसरी कह रही है कि इसमें कौन है। तो दूसरी है टेंगा गर्त। टेंगा में कुछ दिन पहले जो है वो वोल्केनो आया था, याद होगा आपको, जिससे समुद्र में थोड़ा बहुत सुनामी भी देखने को मिला था। तो विश्व में जो है दूसरी सबसे गहरी गर्त कौन सी है। तो वो है टेंगा गर्त, ठीक है। पांचवा कह रहा है कि ये समुद्र से इसकी जो गहराई है वो है 35,702 फीट। 35,702 फीट जो है गहराई है टेंगा गर्त की समुद्र में। और यह दक्षिण प्रशांत महासागर में जो है स्थित है। कहाँ पे? तो दक्षिण प्रशांत महासागर में, ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशन में ये स्थित है। कौन सी? तो टोंगा गर्त। और इसकी जो गहराई है वो है 35,702 फीट। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने के लिए पहला प्रोटोकॉल बनाया गया। वो कहाँ बनाया गया पहला प्रोटोकॉल? तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ये बहुत चर्चा में रहती है, नाम भी सुने होंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने के लिए पहला प्रोटोकॉल बनाया गया था। इसमें क्या किया जाता है? तो इसका जो मॉन्ट्रियल का जो मेन उद्देश्य है वो है वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाना। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन पर भी और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला प्रोटोकॉल बना था, ठीक है। ये ओजोन रिक्तीकरण के लिए जिम्मेदार है। और इस पर जो है 14 से 16 सितंबर जो है कब बना था? 14 से 16 सितंबर, 14 से 16 सितंबर 1987 को कितने देशों ने तो हस्ताक्षर किया गया। और 1 जनवरी 1989 से 1 जनवरी 1989 से लागू किया गया था। 87 में इस पर हस्ताक्षर किया गया और 1989 में जो है 1 जनवरी 1989 से लागू किया गया था। तो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। आते हैं अब अगले प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कि
वन्यजीव तथा उनके संरक्षण से संबंधित प्रमुख सम्मेलन अधिनियम पर विचार कीजिए। अब देखिए कौन सा सम्मेलन कब हुआ था, इस पर विचार करना है हमको। तो रामसर सम्मेलन कह रहा है कब हुआ था, तो रामसर सम्मेलन जो है वो हुआ था 1971 में, ये सही है। ठीक है, रामसर सम्मेलन जो है 1971 में हुआ था, ये सही है। इसके बाद जो है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, ये भी सही है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1973, ये गलत है, ये भी 1972 का ही है। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 का ही है, तो ये गलत है, 1973 में नहीं था। मानव तथा जैव कार्यक्रम ये 1974 में चलाया गया था, तो ये सही है। तो इनमें से सत्य कथन कौन हो जाएगा, 1, 2 और 3, सॉरी ये गलत हो गया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1977, ये सही है, और मानव तथा जैव कार्यक्रम जो है ये गलत है, तो 1, 2 तथा 3, ये डी उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का। ठीक है, तो रामसर सम्मेलन 1971 में, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1973 में किया गया था, लाया गया था। कह रहा है म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो म्यांमार के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो केवल जो है 4 राज्य जो है म्यांमार के साथ जो है सीमा बनाते हैं, और उन चारों राज्य का नाम है कौन कौन, तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, तो ये 4 राज्य जो है वो म्यांमार के साथ बॉर्डर साझा करती है, सीमा साझा करती है। 8वें प्रश्न कह रहा है कि कर्क रेखा की सबसे अधिक व सबसे कम लंबाई भारत में किन राज्यों के युग्म है। कह रहे कर्क रेखा की सबसे अधिक और सबसे कम लंबाई भारत के किन राज्यों में है, तो सबसे अधिक जो है वो भारत के मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम जो है वो राजस्थान में है, तो मध्य प्रदेश राजस्थान ये युग्म सही होगा, यानी कि ए सही होगा। सबसे अधिक जो है वह मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम जो है वह राजस्थान में है कर्क रेखा का। ठीक है, 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध नेपाल से नहीं है। नेपाल से नहीं है तो कौन सी नदी, लिखू काली मेंची नदी नेपाल से है, तो कौन सी नदी नहीं है, तो श्योक नदी जो है वो नेपाल से संबंधित नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा इसका बी। श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी है, तो ये नेपाल से संबंधित नहीं है, ये है हमारे पूर्वी उत्तरी पश्चिमी किनारे पर, और उत्तर में है नेपाल, तो ये नहीं होगा। ठीक है, और उत्तरी लद्दाख में बहती है नेपाल की नदियाँ, जैसे अरुणा, कमला, बागमती, काली, मेंची, लिकू, ये सब क्या है, नेपाल की नदियाँ हैं। 10वें प्रश्न पे आते हैं। 10वां प्रश्न हमारा फिर से कॉलम मैच है, तो हम लोग इसमें करते हैं 10वां प्रश्न में। तो ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, और दिए गए कूट के साथ जो है इसका आंसर बताना है। तो फौन ये क्या है, वहाँ का स्थानीय पवन है, और क्षेत्र दिया हुआ है, तो स्थानीय पवन फौन कहाँ आती है, तो फौन जो आती है वो आती है आपको इजराइल फिलिस्तीन में फौन आती है, तो इसका हो जाएगा सॉरी फौन जो है वो आल्प्स पर्वत के किनारे पर आती है, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, और सिमुम का हो जाएगा वो इजराइल और फिलिस्तीन में आती है सिमुम, तो ये हो जाएगा 2। और सेंटा जो आती है वो आती है कैलिफोर्निया में, तो ये हो जाएगा 3। और जोंडा अर्जेंटीना में, तो जोंडा हो जाएगा, तो मतलब 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, फौन जो है वो आल्प पर्वत के जो है दक्षिणी ढाल के ऊपर चढ़ते हुए उत्तरी ढाल के सहारे जो है नीचे उतरती है। दक्षिण ढाल से ऊपर चढ़ता है और उत्तरी ढाल से जो है वो नीचे उतरता है। सिमुम एक तेज शुष्क और धूल भरी रेगिस्तानी हवा है सिमुम, तो वो इजराइल और फिलिस्तीन में आती है सिमुम। ठीक है, जॉर्डन, सीरिया और अरब के रेगिस्तान में चलता है, यानी कि सहारा वाले एरिया में चलता है। सेंटा एना जो है वह दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाला स्थानीय हवा है, और जोंडा एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान के सहारे जो है अर्जेंटीना में प्रभावित होती है। जोंडा जो है वह पूर्वी ढलान के सहारे जो है अर्जेंटीना में प्रभावित होती है, एंडीज पर्वत के सहारे। 11वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, तो पश्चिमी तट पर कौन सी स्थित नहीं है, कोंकण तट, कल्लर तट, उत्कल तट, मलाबार तट, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा हमारा डी उत्कल तट। उत्कल तट जो है वो दक्षिणी पश्चिमी तट पर नहीं है, ठीक है ना, पश्चिमी तट पर नहीं है। उत्कल का मैदान जो है वह भारत के पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा, यह पूर्वी भारत के उड़ीसा राज्य में एक तटीय मैदान है। इसमें महानदी नदी, ब्राह्मी नदी, बैतरनी नदी का डेल्टा भी शामिल है। तो ये जो है वो जरा हम लोग थोड़ा मैप बनाने की कोशिश करते हैं, छोटा सा मैप। तो ये जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है और ये वेस्टर्न कोस्ट है, तो यहाँ पे जो है उड़ीसा के तट पे जो है ये हमको मिलता है। ठीक है
तो यहाँ उड़ीसा के तट पे जो है ये हमको मिलता है। अब जरा हम लोग कोंकण तट का देख लेते हैं। तो कोंकण तट जो है वो कहाँ से कहाँ तक, तो गुजरात से लेकर के गुजरात का मैदान में जो है काठियावाड़ तट, जैसे मुंबई से गोवा तक जो है कोंकण तट कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है उसको कोंकण तट कहा जाता है। और कन्नड़ तट का देखें तो हम लोग कहाँ से, गोवा से मंगलुरु तक, ठीक है, गोवा से लेकर के मंगलुरु तक जो है वो कन्नड़ तट कहलाता है। और मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र जो है वह मालाबार तट कहलाता है। कन्याकुमारी तक का ये क्षेत्र जो है वो मैंगलोर से वो मालाबार तट कहलाता है, ठीक है। 12वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में कॉफी के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है। भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है। तो भारत में जो है दक्षिणी पठार में जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है वह उगाई जाती है, खेती की जाती है। तो दक्षिणी पठार हो जाएगा इसका उत्तर। भारत में कॉफ़ी के लिए जो है उपयुक्त क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिणी पठार हो जाएगा, ठीक है। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में काफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ियों में जो कॉफ़ी काफ़ी उत्पन्न होती है। और कॉफ़ी उत्पादन की कुल भौगोलिक जो दशाएं हैं वो 15 से 18 औसत वर्षा है, 15 से 18 औसत वर्षा है मिलीमीटर। तथा तापमान जो होना चाहिए वो होना चाहिए 150 से 200 सॉरी 15 से 18 से औसत वार्षिक तापमान होना चाहिए डिग्री सेल्सियस। और 150 से 250 150 से 250 सेंटीमीटर जो है औसत वर्षा होनी चाहिए। 13वां प्रश्न कह रहा है राजमहल तथा लाल मटिया क्षेत्र प्रसिद्ध है। राजमहल तथा लाल मटिया क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो कहाँ प्रसिद्ध है। ये कोयला खनन का क्षेत्र है। राजमहल तथा लाल मटिया क्षेत्र कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयला खनन यानी कि उत्तर हो जाएगा इसका भी, कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है। तो केरल के बाद दूसरा स्थान रहा है मिजोरम का। जनगणना के अनुसार जो है भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है, तो वो मिजोरम का है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल के बाद दूसरा सर्वाधिक साक्षरता राज्य मिजोरम है, ठीक है। केरल में जो है, मिजोरम में कितना, तो 89.27 जो है, सॉरी पूरा में लिख दिया, 89.27% जो है वो केरल में साक्षरता था, नहीं मिजोरम में साक्षरता था। और तीसरा पोजीशन जो है वो गोवा का है, ये तीसरे पोजीशन पे है। और गोवा का जो है वो 84.66% था। और मिजोरम का जो, केरल का जो है वह 92.07%, ठीक है। वो केरल की साक्षरता है 92.07%। 15वां कह रहा है इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी। अभी हाल ही में नई दिल्ली में जो है इंटरपोल का बैठक हुआ था। तो इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी, तो इंटरपोल की स्थापना हुई थी 1923 में। इंटरपोल की स्थापना, इंटरनेशनल पुलिस की स्थापना हुई थी 1923 में। 16 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना कब की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना की गई थी वो 1894 में की गई थी। तो 1894 सी उत्तर इसका हो जाएगा, 1894, ठीक है। इसका मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है, इसका मुख्यालय लुसाने में है, लुसाने। और लुसाने कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, लुसाने स्विट्जरलैंड, ठीक है। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बॉक है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष यदि पूछते तो क्या है, थॉमस बॉक, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है, सॉरी संयुक्त राष्ट्र, इसके जो राष्ट्रों की संख्या है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कितने देश अभी शामिल हैं, तो वो 205 देश, 205 देश कुल जो है इसमें शामिल है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न 17 नंबर पे। 17 नंबर जो हमारा सवाल है वो कह रहा है कि यदि आयतन कोण 20 डिग्री है तो आयतित तथा परावर्तित प्रकाश किरणों के मध्य कितना कोण होगा। तो आयतन कोण कह रहा है, आयतन नहीं होगा, आपतन, इंसिडेंस एंगल, यानी कि आपतन कोण जो है इसका कितना है, 20 डिग्री है। तो कह रहा है कि आपतित तथा परावर्तित प्रकाश किरणों के मध्य कितना कोण होगा। तो 90 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ठीक है। तो आपतित कोण हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा डायग्राम बना करके बढ़िया से देख लेते हैं। ठीक है,
तो इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा आपतित कोण, ये हमारा आपतित कोण हो जाएगा, ये 20 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये अभिलंब है, परपेंडिकुलर है, ये इंसिडेंस रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, यानी कि परावर्तित प्रकाश की किरण है, ये आपतित प्रकाश की किरण है। ये हमारा परावर्तित कोण हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा कितना, 20 डिग्री का। तो ये एंगल कितना का बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 70 डिग्री का, ये भी एंगल हो जाएगा 70 डिग्री का, ठीक है। तो अब से जो हमसे सवाल पूछा जा रहा है वो कह रहा है कि आपतित तथा परावर्तित प्रकाश की किरणों के मध्य कितना कोण होगा। तो 20 डिग्री ये और 20 डिग्री ये, तो आपतित किरण ये है और परावर्तित किरण ये है, तो इस दोनों के मध्य यानी कि कुल इतना कोण पूछ रहा है हमसे। तो इतना जो टोटल कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 और प्लस 20 कितना हो जाएगा, तो 40 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। तो 40 डिग्री का कोण हमें हो जाएगा इतना, तो उत्तर हो जाएगा डी 40 डिग्री, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना हो गया, 40 डिग्री, डी आंसर हो गया। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं। इसमें से कह रहा है कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, यानी कि ऊष्मा रिलीज करती है अभिक्रिया होने के बाद। तो कह रहा है जल की बिना बुझे चूने के साथ अभिक्रिया, ठीक है। जल का जो है वह बिना बुझे चूने के साथ जो है अभिक्रिया कराएंगे, तो उसमें क्या होगा, अम्ल का तनुकरण, पानी का वाष्पीकरण और कपूर क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन, ठीक है, कपूर का ऊर्ध्वपातन। तो इसमें जो है पानी का वाष्पीकरण क्या होगा, उसमें हीट देते हैं हम लोग, तो हीट देते हैं, तो ये इसका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं होगा, ये ऊष्माशोषी हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। कपूर का ऊर्ध्वपातन जो है वो ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है, तो ये भी ऊष्माक्षेपी नहीं होगा। और तो अम्ल का तनुकरण, अम्ल में जब क्या करते हैं हम लोग, पानी मिलाते हैं यानी कि उसका तनुकरण करते हैं, तो उसमें हम लोग ऊष्मा रिलीज होती है। जल की बिना बुझे चूने के साथ अभिक्रिया, तो 1 और 2 उसका क्या होगा उत्तर, सही होगा, तो उत्तर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। जल की अभिक्रिया यदि चूने से करते हैं तो उसमें खौलने लगता है, वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होता है। तो 1 और 2 सही है, यानी कि उत्तर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। अब आते हैं 19 नंबर में, कह रहा है 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं। तो 10 के पावर 5 अर्घ होते हैं 1 जूल में, सॉरी 7 अर्घ, 10 के पावर 7 अर्घ आप कीजिएगा, 10 के पावर 7 अर्घ होता है 1 जूल में। 1 जूल बराबर कितना अर्घ, तो 10 के पावर 7 अर्घ होता है, ठीक है। अब आते हैं 18 नंबर में, कह रहा है कि 4 ओम, 6 ओम तथा 8 ओम के प्रतिरोधी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध का मान बताइए। 4, 6 और 8 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो एक छोटा सा डायग्राम हम लोग फिर से बनाते हैं। ये हमारा हो गया 4 ओम का प्रतिरोध, ये हो गया हमारा 6 ओम का प्रतिरोध, और ये हो गया हमारा 8 ओम का प्रतिरोध, ठीक है। तो ये 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो श्रेणी क्रम के प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध निकाल के तीनों को क्या करते हैं, एक सीध में जोड़ देते हैं, तो 6, 4, 10, 8 कितना हो गया 18, तो ये हो जाएगा बी, इसका उत्तर हो जाएगा 18 ओम, ठीक है। इस सबको क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में रहेगा तो जोड़ देंगे, ये श्रेणी क्रम में हो गया। 21 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत द्वारा द्रव के द्वैत प्रकृति को दर्शाया जाता है। द्रव मतलब कोई भी मैटर के ड्यूअल नेचर को जो है वो दिखाया जाता है, वो कह रहा है किस सिद्धांत के द्वारा। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, डी ब्रोगली का सिद्धांत, या हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा बी, डी ब्रोगली के सिद्धांत को। डी ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार जो है हम लोग क्या करते हैं मैटर के, तो डी ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार हम लोग जो है द्रव के द्वैत प्रकृति को दर्शाया जाता है। दूध का दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है। दूध का दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो ये भौतिक है, उपयुक्त में से दोनों है, या रासायनिक है। तो ये हो जाएगा हमारा दूध का दही बनना जो है वो बी हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। दूध का दही बनना कौन सा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। आते हैं 23 नंबर सवाल पे। 23 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घटती प्रतिक्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है, मतलब रिएक्टिविटी इसमें कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी को दर्शाता है कौन सा। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव को ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पे है, और उसी के अनुसार क्रम में हम लोग सजा देंगे। तो इसमें यदि ऑर्डर में लिखे तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो होता है लिथियम, फिर होता है सोडियम, फिर होता है पोटासियम, फिर होता है सोडियम, फिर होता है बेरियम, उसके बाद है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, इसके बाद है मैंगनीज, फिर जिंक। तो इसी तरह से होता है, फिर आएगा फेरस यानी कि आयरन, उसके बाद होगा निकेल, फिर होगा टीन, स्टेनलेस स्टील, फिर होगा लेड यानी कि पीबी, उसके बाद होता है हाइड्रोजन। तो ये जो है हाइड्रोजन से ऊपर की सारी अभी रिएक्टिव था, इसको हम लोग इस ऑर्डर में हम लोग दे सकते हैं।
ये ऑर्डर हम लोग इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन के नीचे यदि देखें तो हाइड्रोजन के नीचे जो है वो है रिएक्टिव कौन कौन सी चीज़, तो वो हो जाएगा हमारा कॉपर, इसके बाद हो जाएगा हमारा मर्क्यूरी, और फिर Ag मतलब सिल्वर, और Au मतलब सोना, और Pt मतलब प्लेटिनम। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऑर्डर देख लेते हैं। तो हमारा ऑर्डर जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, इसमें दिया हुआ है मैंगनीज, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस, इसी में से करना है। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा वो होगा एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम पहले आना चाहिए, एल्यूमिनियम 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 एल्यूमिनियम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में खोजना है, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ मैग्नीशियम है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, मैंगनीज नहीं है, ये मैग्नीशियम। तो ये ठीक है, इसके बाद एल्यूमिनियम, इसके बाद जिंक, फेरस। तो ये सही उत्तर है, इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम के बाद जिंक आ गया, एल्यूमिनियम जो इसको यहाँ होना चाहिए, इसको यहाँ होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 में देखें तो पतंगों और अन्य कीटों से निपटने के लिए उपयोग की जाने वाली नेप्थलीन गेंदें जो है निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है। तो नेप्थलीन गेंद जो है वो प्राप्त की जाती है किससे, तो ये प्राप्त की जाती है हमको कोल तार से, कोल तार मतलब कोयला का तार से, ठीक है। तो नेप्थलीन की गेंदें जो है वो तारकोल से प्राप्त की जाती है, और कोक, तारकोल और कोल गैस सभी कोयले से प्राप्त किए जाते हैं। ये जो कोक है, कोल गैस है, कोयला गैस है, या CNG है, ये सब कहाँ से प्राप्त की जाती है, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये नहीं, ये तो प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। ये भी हो गया एक, वहाँ से भी मिलती है हमको, तो ये हमको कहाँ से मिलती है, तो ये सब जो है कोयले से ही मिलती है। प्राकृतिक गैस को संपीड़ित गैस या कहा भी जाता है उसको हिंदी में। भारत में जो है प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है, और प्राकृतिक गैस जैसे त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में जो है पाई जाती है। करें रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश के 52वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है, और यह किस राज्य से स्थित है। तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो है वह किस राज्य से है, तो यह है राजस्थान से, ठीक है। इसको 52वें बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। भारत ने हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 12 चीतों के स्थानांतरण के लिए किस देश के साथ समझौता किया था, तो ये किया था किस देश के साथ, तो दक्षिण अफ्रीका के साथ, दक्षिण अफ्रीका के साथ जो है समझौता किया था। सूर्य और सौर कोरोना का निरीक्षण करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है, तो ये नाम है आदित्य L1, ठीक है। आदित्य L1 जो है इस मिशन का नाम है। 28 में कह रहा है कि सेबी ने निम्न में से किसके लिए धन जुटाने के लिए येलो बॉन्ड को शामिल करने की अधिसूचना जारी की है। तो येलो बॉन्ड को शामिल करने की अधिसूचना किसके लिए जारी की है, तो ये की है सोलर के लिए, सूर्य के लिए, ठीक है। तो सौर ऊर्जा के लिए जो है येलो बॉन्ड का बाबा, ठीक है। बाजार नियामक सेबी जो है वो टिकाऊ वित्त के लिए नए तरीकों के रूप में ब्लू और येलो बॉन्ड की अवधारणा को पेश करने के लिए जो है ग्रीन बॉन्ड के ढांचे को मजबूत किया है। ब्लू बॉन्ड जो है वह जल प्रबंधन के लिए समुद्री क्षेत्रों से संबंधित है, ठीक है। और जबकि पीले बॉन्ड जो है वो है सौर ऊर्जा से संबंधित है। हरित गृह हम लोग जानते हैं कि हरित ऋण प्रतिभूतियों के उप श्रेणियां है ये बॉन्ड, है ना। अगला 29 नंबर देखते हैं कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन से अधिक के लिथियम के अनुमानित भंडार G3 की खोज की। मिलियन से अधिक के लिथियम के अनुमानित भंडार G3 की खोज की। तो कर्नाटक, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। तो इसका उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ए, कर्नाटक। नहीं, जम्मू और कश्मीर, इसका उत्तर होगा डी, ठीक है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार किस या केंद्र शासित प्रदेश में सलाला हैमाना क्षेत्र में जो इतना टन से लिथियम का अनुमानित, ठीक है ना, तो लिथियम जम्मू कश्मीर में मिला है। 30 में कह रहा है कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे फिजी में आयोजित किया गया, ये सही था। इसका आयोजन गृह मंत्रालय द्वारा किया गया था, तो दूसरा ये भी क्या होगा, ठीक है, गलत है। गृह मंत्रालय ने इसका आयोजन नहीं किया गया था, तो उत्तर एक जो है क्या होगा, सही होगा, केवल एक सही होगा। तो इसे फिजी में आयोजित किया गया था। 31 में कह रहा है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या था। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान था 13वां, तो उत्तर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, जरा हम लोग फिजी वाले का देख लेते हैं पूरा डिटेल। तो भारत का विदेश मंत्रालय जो है इसमें जो है वह संबंधित था। तो विदेश मंत्रालय जो है गया था के द्वारा जो है आयोजित किया गया था 15 से 17 फरवरी के बीच, ठीक है। और 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन का मुख्य विषय जो है वह हिंदी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पारंपरिक ज्ञान। तो
हिंदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पारंपरिक ज्ञान। तो ये जो है वह सम्मेलन का मुख्य विषय था। 32 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है, कौन सा कह रहा है कि इसमें से गलत है। तो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, तो ये सही है। विश्व रंगमंच दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, ये गलत है, यानी कि 27 मार्च को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस तो 21 मार्च को मनाया जाता है, ये भी सही। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है, ये भी सही है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो है वह 20 मार्च को मनाया जाता है, तो 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसका बी। रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 मार्च को मनाया जाता है। 33 में कह रहा है कि हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर के स्मरणोत्सव कार्यक्रम कहाँ आयोजित की गई। तो ये जो कार्यक्रम आयोजित किया वह कर्नाटक के मैसूर विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया, तो कर्नाटक के मैसूर विश्वविद्यालय में जो है आयोजित किया गया। 34 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 34 नंबर कह रहा है 7 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ गज उत्सव 2023 का जो है उद्घाटन किया गया। 2023 का उद्घाटन किया गया गज उत्सव कहाँ पे, तो ये किया गया असम में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया सी। 7 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा असम में गज उत्सव 2023 जो है वह उसका उद्घाटन किया गया। अपने संबोधन को राष्ट्रपति ने मानव हाथी संघर्ष की समस्या को रेखांकित किया तथा इसके समाधान की आवश्यकता पर बल दिया है। गज उत्सव 2023 को हाथी परियोजना को सफलतापूर्वक 30 साल संचालित किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। भारत सरकार ने हाथियों के प्रवास मार्गों और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए 1991-92 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की थी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत जो है इनको बनाया गया था। भारतीय नौ उपाध्यक्ष किसे, नौसेना का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, भारतीय नौसेना उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ए, संजय जसजीत सिंह, संजय जसजीत सिंह, ये उसका उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल कह रहा है भारत के किस एआई सुपर कंप्यूटर को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में 75वां स्थान दिया गया है। शीर्ष 500 में से 75वां स्थान आया भारत के किस एआई सुपर कंप्यूटर को आया है, तो ये आया है एरावत को, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, एरावत। ठीक है, भारत के एआई सुपर कंप्यूटर क्या है, एरावत है, और उसको शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान जो है वो दिया गया है। जर्मनी में ये जो है रैंकिंग आयोजित की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसकी जो है 61वां संस्करण था। 23-24 के लिए आर दिनेश को किसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो कह रहा है 23-24 के लिए आर दिनेश को किसके अध्यक्ष के लिए चुना गया, तो CII के अध्यक्ष के लिए चुना गया है आर दिनेश को। ठीक है, यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया है जनार्दन प्रसाद को। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। BCCI ने किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट प्रायोजक बनाया है, नया किट प्रायोजक भारतीय क्रिकेट टीम का किसे बनाया है BCCI ने, किस कंपनी को, तो ये बनाया है एडिदास को। ठीक है, तो ये बनाया है एडिदास को, नया किट प्रायोजक बनाया है। श्रेयस योजना किससे संबंधित है, तो श्रेयस योजना किससे संबंधित है, ये संबंधित है उच्च शिक्षा से, उच्च शिक्षा से श्रेयस योजना जो है वो संबंधित है। इसमें 4 केंद्रीय उप योजनाएं शामिल है, जैसे अनुसूचित जाति के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुफ्त कोचिंग योजना, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय प्रवासी योजना और अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजना। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि किस भारतीय शहर ने ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स EOMI इंडिया रिपोर्ट 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया है, ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया है, तो किस भारतीय शहर ने, तो ये क्या प्राप्त किया है, पुणे ने। पुणे जो है वो ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स में इंडिया रिपोर्ट में 2022 का जो आया था उसमें पुणे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, सार्वजनिक परिवहन और गतिशीलता पर नजर रखने वाले एक सर्वेक्षण के अनुसार जो है पुणे और पिंपरी चिंचवड ने 2022 में आवागमन में आसानी के मामले में सर्वोच्च स्कोर हासिल किया है। ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट फाउंडेशन की ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट 2022 में जुड़वा शहरों के बाद मुंबई और कोयम्बटूर को चुना गया था, तो पुणे के बाद किसको चुना गया था, मुंबई और कोयम्बटूर को जुड़वा शहर के रूप में चुना गया। ठीक है, वो 2022 में। 42वां कह रहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य में मीठी क्रांति यानी कि शहद का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने जिलों का चयन किया है,
तो ये होगा बिहार के 17 जिलों का चयन किया गया है मीठी क्रांति के लिए। ठीक है, तो 20 मार्च 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक बता रहे हैं हम आपको कि केंद्र सरकार ने बिहार में मीठी क्रांति उत्पादन को बढ़ावा देने 17 जिलों का चयन किया है। इनका जो चयन राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के तहत किया गया है। 43वां सवाल कह रहे हैं जलवायु रिपोर्ट के अनुसार विश्व सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है? विश्व में कहा सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वो है यूरोप। यूरोप जो है बहुत तेजी से गर्म होता जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका किन भारतीय शहरों में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? ठीक है, 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा अमेरिका भारतीय शहरों में। कहाँ कहाँ? तो ठीक है, बेंगलुरु और अहमदाबाद में जो है 2 नए जो है वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा, बेंगलुरु और अहमदाबाद में। पेरिस डायमंड लीग में तीसरा स्थान हासिल करने वाले मुरली श्रीशंकर किस खेल के से संबंधित है? तो पेरिस डायमंड लीग में जो है वो तीसरा स्थान हासिल किया मुरली श्रीशंकर, वह किस खेल से संबंधित है? तो वो है लंबी कूद से। ठीक है, तो वो लंबी कूद से है, लॉन्ग जंप से। 46वां सवाल कह रहा है कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो उसका उत्तर है ए, ओसिन। ओसिन प्रोटीन जो है हड्डी में पाया जाता है। नंबर ऑफ इंसीजर टीथ इन ह्यूमंस, इंसीजर दांत जो है वो कितने दांत होते हैं? तो ये 8 दांत होते हैं इंसीजर। ठीक है, 4 नीचे 4 ऊपर, यानी कि कृतक दांतों के कितने हैं? तो 8 है। ठीक है, 48 में आते हैं, कह रहा है सूक्ष्म जीवों का एक समूह जिसमें जीवित और निर्जीव दोनों के लक्षण होते हैं, तो वो है बैक्टीरिया, सॉरी वायरस। वायरस में जो है जीवित और निर्जीव दोनों के लक्षण होते हैं। 49 में कह रहा है निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो डिप्थीरिया से प्रभावित होता है? तो डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो है श्वास नली। ठीक है, डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो श्वास नली है। 50 में कह निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है, हर्पेटोलॉजी उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन है, डर्मेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है, डेंड्रोलॉजी यानी कि वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन है। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा ये होगा 50 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डर्मेटोलॉजी जो है वह शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन नहीं है, ये गलत है। डर्मेटोलॉजी जो है वह त्वचा संबंधी रोगों का अध्ययन है। और टेरेटोलॉजी होता है इसका, ये जो है वो टेरेटोलॉजी है। ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं टेरेटोलॉजी। ठीक है, तो ये टेरेटोलॉजी है। और डर्मेटोलॉजी में क्या होता है? वह त्वचा संबंधी रोगों का इलाज होता है। तो यहीं पर हम आज की वीडियो जो है रोकते हैं, और अगले वीडियो हम लोग 51 से 100 तक की बात करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोगों को यह उम्मीद मिलती रहेगी। और धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर